कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक सप्रसंग व्याख्या देखी थी सुदामा चरित वाले पाठ से, जिसके रचयिता नरोत्तम दास थे। गुरु माता ने जो चने दिए उसकी एक अंतरकथा भी थी उसके अंदर। अब हम एक दूसरा सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न देख रहे हैं। ये सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। 8 नंबर का प्रश्न आता है आपके, इसको लिखकर सीखना बहुत जरूरी है। आज हम एक दूसरी व्याख्या देख रहे हैं। एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सर्वप्रथम सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत हम इसका प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग का अर्थ है कि ये कविता, ये पद्य, ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। सर्वप्रथम हम इसका प्रसंग लिख रहे हैं। प्रसंग कैसे लिखना है वो आप सीख लीजिए कि प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ का नाम अपन को मालूम होना चाहिए। जब भी किसी की व्याख्या लिख रहे हैं तो उस पाठ का, उस कवि का नाम हमको मालूम होना चाहिए। भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया है। भगवान के डाकिए नामक कविता है, उससे ये लिया गया है। और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर इनका उपनाम है, इसलिए कॉमा में हम थोड़ा इसको बंद कर देते हैं। बस ये आपका प्रसंग हो गया। ऐसा लिखते ही 8 में से 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है कि प्रस्तुत पद्य, पद्य का मतलब ये पद्यांश, कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के भगवान के डाकिए नामक पाठ से, कविता से लिया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। अब हम बात करेंगे संदर्भ की। किस संदर्भ में बात हो रही है? संदर्भ का मतलब है कि विषय क्या है, किस संबंध में ये कविता है। मैंने कोई कविता बोली तो उसका संबंध आपको मालूम होना चाहिए। किसी से पगा न जगा तन पे, कौन सा संदर्भ है? कि संदर्भ ये है कि सुदामा भगवान के द्वार पर पहुंच गए हैं और द्वार पर भगवान को संदेश दे रहा है। ये हमको मालूम होना चाहिए कि किस संदर्भ में कोई बात हो रही है। तो इसका जो संदर्भ है वो हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे। प्रसंग पहला नंबर होगा इसका, दूसरा नंबर होगा संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे हम लोग कि यहां पर कवि पक्षी और बादल दोनों को भगवान का पोस्टमैन या डाकिया मानकर उनके भ्रमण पर व्याख्या कर रहे हैं। भ्रमण यानी जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। आवागमन करते हैं, पक्षी आपको चलते हुए दिखाई देंगे, बादल आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो इनका जो आना जाना है इसके ऊपर कवि व्याख्या कर रहा है कि कवि को क्या लग रहा है
कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, आवागमन करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो ये इसका संदर्भ हमने लिख दिया। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आता है, वो है इसकी व्याख्या, कि हम लोग इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो हम लोग इसकी अब व्याख्या लिखेंगे। 2 के बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट हो जाता है वो है व्याख्या। इस व्याख्या के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि कवि कहता है, कवि का नाम भी लिख सकते हैं, कवि दिनकर कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम किसी भी नाम को उद्धृत कर देते हैं उस कवि के, कि भाई कौन कह रहा है, कि दिनकर जी कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जांचने वाले को भी, और हमको अच्छे नंबर उसके अंदर मिलते हैं। कोई कहते हैं कि मार साहब आए और कोई मेरा नाम लेकर के कहें तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये लोग मुझे जानते हैं। तो अपन लोग जब उत्तर लिखें तो उसका नाम लिख करके अगर हम लिखेंगे तो और हमारा उत्तर थोड़ा प्रभावी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कवि दिनकर जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो अपन को इसका अर्थ लिखना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये लाइन लिखनी है हमको कि पक्षी और बादल ये ईश्वर के डाकिए का मतलब होता है संदेशवाहक। समझ गए ना आप लोग, जो एक संदेश को दूसरी संदेश पर पहुंचाते हैं। वो का वो शब्द हम नहीं लिखेंगे डाकिए, उसके लिए हमने लिख दिया संदेशवाहक। संदेशवाहक का मतलब है जो अपने चिट्ठी को, पत्र को, मैसेज को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाए, उसको हम संदेशवाहक कहते हैं। कि कवि दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं। ये दोनों का मतलब पक्षी और बादल। पक्षी चहक कर और बादल उमड़ घुमड़ कर चलते हैं। हम कहते हैं बादल उमड़ घुमड़ कर चलते हैं, पक्षी चहचहा कर चलते हैं, उमड़ घुमड़ कर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। अपने पराये का भाव नहीं है पक्षी और बादल के अंदर कि भाई ये मेरा देश है नहीं, ये पराया देश है, ये मेरा गांव है नहीं, ये पराया गांव है, ये मेरी जाति के लोग हैं, वो पराई जाति के लोग हैं। भेदभाव नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर संदेश है विश्व बंधुत्व का, कि हम सब लोग क्या हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। पूरी दुनिया उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, ये संदेश है उनका। तो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, ये क्या संदेश लेके जाते हैं? ये संदेश भातृत्व, मतलब हमारा एक दूसरे से भाईचारा, भातृत्व और विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर जाते हैं। ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। मनुष्य क्या है, उनका संदेश नहीं समझ पाता है। मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। नहीं समझ पाता है का मतलब, हमारे यहाँ आपस में झगड़े, एक देश का दूसरे देश के साथ सीमा विवाद है, हम जाति में, धर्म में, प्रांत में, रंग भेद में बटे हुए हैं। लेकिन इनका जो संदेश है वो प्रकृति पढ़ लेती है। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे पानी पहाड़, ये पढ़ लेते हैं उसके संदेश को और समझ भी लेते हैं। नदी एक देश से निकल कर दूसरे देश में जा रही है, दोनों को बराबर पानी देती है, कोई अंतर करती है क्या? पहाड़ हिमालय नेपाल में भी है, हमारे अंदर भी है, कोई भेदभाव करता है क्या? तो ये जो प्रकृति के संदेश
पढ़ने वाले लोग हैं ये उस संदेश को समझ गए हैं, लेकिन मनुष्य अभी तक समझ नहीं पाया है। मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। परंतु प्रकृति का मतलब प्रकृति यथा पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेश को पढ़ लेते हैं। पढ़ने का मतलब है समझ भी लेते हैं, पढ़कर समझ लेते हैं। समझ गए आप लोग? बस इतना लिखते ही आपकी व्याख्या पूरी हो जाती है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं, डाकी हैं, संदेशवाहक। ये दोनों पक्षी चेक कर और बादल उमड़ घुमड़ कर, दोनों, पहला पक्षी और दूसरा बादल, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ये संदेश भातृत्व और विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर के जाते हैं। मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है, परंतु प्रकृति, पेड़ पौधे पानी पहाड़ उनके संदेश को पढ़कर समझ लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको लास्ट में बताया था, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, टिप्पणी दे देंगे इसके नीचे। ठीक है। टिप्पणी के अंदर हम शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। शब्दार्थ का मतलब डाकिए, डाकिए का मतलब संदेश वाहक, जो हमारा संदेश एक दूसरे जगह ले जाता है। बाँचना, बाँचते यानी पढ़ना। समझ गए? बस इतना करते ही अपनी ये व्याख्या है वो पूरी हो जाती है। हम इसके बाद में 2-4 व्याख्याएं और देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। 8वीं के जो कविता हैं उनकी व्याख्या आपको एक एक करके मैं रोज समझाऊंगा, और उसके बाद अपन अपठित गद्य और पद्य को भी देखेंगे, निबंध को भी देखेंगे, प्रार्थना पत्र को भी देखेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का देखने के लिए।